तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के बारे में। तो जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है मेनली यहाँ पे होता क्या है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। हियर द मेन पैथोलॉजी इज़ व्हाट, लाइक it's hard for patient to take air in. Now यहाँ पे जो FeV1 रेशो है टू FVC रेशो वो क्या होगी, here this ratio got increased, ये ज़्यादा होगी और you can say it is more than 0.7. Now what about the residual volume? See guys, जो residual volume है ना, it is same like your savings. लंग के पास आफ्टर टेकिंग एयर मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बाद जो भी एयर बची दैट इज़ व्हाट द रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इस केस में क्या है, एयर कम आ रही है तो ऑब्वियसली कम ही तो बचेगी ना। इट्स लाइक सेम, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और एक आपकी सैलरी 15,000 है तो 15,000 में सेविंग्स कम ही होगी ना, 1 लाख में यू कैन सेव समथिंग एटलीस्ट। सो यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम कम होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टोटल लंग कैपेसिटी ना, तो दैट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। गॉट इट। नाउ हम फर्स्ट जो पैथोलॉजी पढ़ेंगे इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज दैट इज द न्यूमोकोनियोसिस। फर्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट न्यूमोकोनियोसिस। व्हाट इज दिस न्यूमोकोनियोसिस? न्यूमोकोनियोसिस का मतलब क्या है? इट इज द ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज। ओके ये होती क्यों है? मेनली बिकॉज ऑफ द इनहालेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। अब वो डस्ट पार्टिकल कोल के हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल सिलिका के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो मेनली इट इज ड्यू टू इनहालेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। And now the severity of pneumoconiosis depends on what is the size of dust particles, इनकी कितनी solubility है और इनका कितना size है, ये डिसाइड करेगा कि ये डिजीज़ कितनी सीवियर हो सकती है। So it depends on first time of exposure, second on the size of particle and third on the solubility. Here first we're gonna discuss about anthracosis. Now what is this? यहाँ पे generally this disease is due to the inhalation of the coal particles. This is due to inhalation of coal particles or coal dust you can say. Okay? तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जर्नली दिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कोल पार्टिकल्स। ओके दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज कोल वर्कर डिजीज। इट इज कॉल्ड एज कोल वर्कर डिजीज। एंड हियर यू कैन एप्रिशिएट जर्नली यहाँ पे कौन सा लोब लंग्स का इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे अपर लंग की इन्वॉल्वमेंट होगी। अपर लोब ऑफ लंग इज इन्वॉल्व। वाई अपर लोब ऑफ लंग इज इन्वॉल्व? बिकॉज जो ये एंथ्राकोनियोसिस होते हैं या कोल पार्टिकल्स है ना, ये लाइट वेट होते हैं। अब ये लाइट वेट होंगे तो ये कहाँ जाके डिपॉजिट होंगे, अपर लोब में। सो राइट, upper lobe involvement is there because coal particles are lightweight. Okay, now here in this disease, in anthracosis, the risk of getting TB and cancer
is absent. ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट में एंथ्रोकोसिस है उसमें टीबी या कैंसर हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है टीबी या कैंसर से. नाउ यू हैव टू नो वन सिंड्रोम, दैट इज अ कैप्लान सिंड्रोम. कैप्लान सिंड्रोम is comprising of two things. First is rheumatoid arthritis and second it is composed of SCWP. Now what is this SCWP? It is a simple cold worker pneumoconiosis. Okay. Now generally this anthraconiosis is of three types. What are these three types? First is asymptomatic. सिम्टोमैटिक, जर्नली जिस पेशेंट में होगी वहाँ पे ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे. सेकेंड वन इज दिस SCWP. व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल, दिस इज व्हाट? दिस इज सिंपल कोल्ड वर्कर pneumoconiosis. Okay, and third one is the complicated one. This is the complicated one. So three types you have to remember: asymptomatic, simple cold worker pneumoconiosis and complicated one. और कैप्लान की एसोसिएशन किससे है? सिंपल कोल्ड वर्कर pneumoconiosis से. Now on the microscopic examination, what you gonna see? Here you can clearly appreciate the cold macules. अब ये कोल मैक्यूल्स क्या होते हैं? जनरली मैक्रोफेजेस में जब कोल आके डिपॉजिट हो जाता है, वी कॉल्ड इट एज अ कोल मैक्यूल. सो दीज आर नथिंग बट द मैक्रोफेजेस फिल्ड विद कोल. नाउ वी लाइक टू शो यू द इमेज. See. Can you appreciate this black color? This is what? This is nothing but the coal deposition. This is what? This is a coal deposition. And we called it as what? Coal macule. These are the coal macules. And see, this is the lung of a patient suffering from anthracosis. See, this black color is what? ये क्या है? ये coal है. This is coal. Now, second disease that we're gonna discuss in pneumoconiosis is the silicosis. Second is the silicosis. This silicosis, it is also called as the Grinder's disease, also called as Grinder's disease, or it is also called as Meniere's disease. So silicosis के क्या क्या नाम है? One is the Grinder's and other is the Meniere's disease. And this is the most common pneumoconiosis. This is the most common pneumoconiosis you're gonna see. Now, here, this silicosis is mainly because of what? Mainly because of silica dust. This is due to inhalation of. This silica dust is also called as quartz. This is called as quartz. And in case of silicosis, there is an involvement of what? Upper lobe or lower lobe? Here, upper lobe is involved. Upper lobe is involved because it is lightweight particle. And here you're gonna see there is an increase. If a patient is suffering from silicosis, then there is an increased risk of TB and lung cancer. So see, सिलिकोसिस जो टीबी है और लंग कैंसर इनकी एसोसिएशन है सिलिकोसिस से, whereas with anthraconiosis we have no association of TB and the cancer. Here you wanna see the hilar lymphadenopathy.
I will show you the X-ray. This is the X-ray of patient suffering from silicosis. Can you here see this hilar lymphadenopathy? This is what? This is the hilar lymphadenopathy. एंड जनरली ये जो हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है ना, जो आउटर इसका होता है दैट इज हार्ड, आउटर पार्ट इज हार्ड, whereas if we see the inner one ना, it is soft. सो जनरली इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी डिस्क्राइब इट एज अ एग शेल कैल्सिफिकेशन. देखो एग शेल्स बाहर से हार्ड होती हैं बट अंदर से वो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं. सो एग शेल calcification is seen here. Okay. On the microscopic examination, what you gonna see? There is no immune granuloma. No immune granuloma is present. नॉन इम्यून ग्रैनुलोमा होता क्या है? नॉन इम्यून मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे ग्रैनुलोमा होगा बट दैट ग्रैनुलोमा इज नॉट सराउंडेड विद lymphocytes. So granuloma without lymphocytes is called as non-immune granuloma. Got it? The third pneumoconiosis is asbestosis. Now this asbestosis is mainly due to what? This is due to inhalation of asbestos dust. Due to asbestos dust. Generally ये जो asbestos dust होती है ना, ये heavy होती है. This is heavy weight. तो अगर ये heavy weight है तो it will involve upper lobe or lower lobe. Generally it involve the lower lobe of lung. Lower lobe is more involved in case of asbestosis. Okay, and this asbestosis you gonna see in a profession like plumbers. You see in plumbers. Okay, now ये जो asbestosis होते हैं ना, इनके asbestosis जनरली इसके पास दो पार्टिकल्स होते हैं. क्या पार्टिकल्स? वन इज द amphibole particles and other is the serpentine particles. Serpentine particles. Amphibole कैसे होते हैं? Amphibole is like this, straight. These are the amphibole particles. Whereas if we talk about the serpentines, these are like this, snake-like. These are snake-like particles. इनमें से एम्फीबोल और सर्पेंटाइन में से मोस्ट डेंजरस कौन होगा ज़्यादा? ऑब्वियसली एम्फीबोल इज मोर डेंजरस. इट इज मोर dangerous. Now why it is more dangerous? Because they can stick and if they got stuck तो ये move नहीं करेंगे. More dangerous because they can stick and अगर ये stick कर जाएंगे तो they are not able to move. So they are more dangerous. Now on microscopic examination you gonna see here asbestos bodies are present. Asbestos bodies are present. Asbestos body को हम एक और नाम भी देते हैं. They are also called as ferruginous bodies. एक्चुअली में ये एस्बेस्टॉस बॉडीज़ या फेरोजिनस बॉडीज़ क्या होती हैं? ये यहाँ पे क्या होता है, जो एस्बेस्टॉस की डस्ट होती है ना, जब वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी तो वी कॉल इट एज अ एस्बेस्टॉस बॉडी. सो दिस इज़ द, ये जो आप देख रहे हो ये सर्कल वाली थिंग, दिस इज़ अ एस्बेस्टॉस एंड ये जो स्ट्रक्चर है, this is what, these are the proteins. When these asbestos bodies got stuck with the proteins, we called it as ferruginous bodies or asbestos. Now here, what do you think? Is it associated with TB or not? Asbestosis. TB के साथ
there is no association of asbestosis. But asbestosis can cause lung cancer. So here it is associated with lung cancer. Okay, this is the pneumoconiosis that show maximum association with lung cancer. Now, most common cancer, if they ask you, which is the most common cancer that is associated with asbestosis, most common cancer associated with asbestosis, तो क्या आंसर करोगे? So your answer must be lung cancer. Most common cancer associated with asbestosis is lung cancer. And if they ask you most specific cancer associated with asbestosis, तो आंसर क्या होगा? That is mesothelioma. Mesothelioma is the most specific cancer that is associated with asbestosis. So guys, this is all about the pneumoconiosis, and thanks for watching the video.